गुड मॉर्निंग बच्चों। आरके केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी तक मैं चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ इन हिंदी मीडियम, बट फ्रॉम टुडे आई विल टीच यू इन इंग्लिश मीडियम फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स। और हमारा आज चैप्टर सेकंड होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लेक्चर्स तो हमारे मोस्टली हिंदी इंग्लिश मिक्स होंगे, बट जो भी राइटिंग में करूँगा लिखूंगा वो सब इंग्लिश में होंगे। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में समझ लें। इधर बीच में लेक्चर्स नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन आज से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। हाँ देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, पूरे एटम की कहानी, इसमें हम लोग स्टोरी सुनेंगे। एटम क्या है, कैसे है, देखने में सुंदर है, काला है, कैसे है। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, एक ऋषि मुनि थे, महर्षि करादी। महर्षि कनादी सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि पूरी दुनिया, होल ऑफ द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज कण। कण भी इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे कण या पार्टिकल आप कहेंगे। मास करा दो। अब एक फिलोसफर हुए, उन्होंने कहा भाई कुछ लोगों का काम ही होता है नाम चेंज कर देना। तो उन्होंने कहा, उस फिलोसफर का नाम है डाल्टन, जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने बस केवल इस कण का नाम चेंज कर दिया। कहा ये कण नहीं है, ये एटम है, परमाणु है, एटम है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, all the universe, all the matter are made up of smallest particle known as atom। इसके बाद ये 1808 में इन्होंने अपना, एक्चुअली ये फिलोसफर है तो ये चिंतन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। तो एटम से संबंधित इन्होंने कई बात बताई। तो पहले तो हम लोग इसको हल्का सा समझ लें। क्या क्या इन्होंने बताया, इन्होंने अपना एक थ्योरी बना दिया, उस पर कई पॉइंट्स इन्होंने बताया कि एटम देखने में कैसा होता है। तो समझिएगा इस बात को। इन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट है। पहला पॉइंट आप समझिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब एटम इज स्मॉलेस्ट। साथ ही साथ इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल। इन्होंने कहा ये क्या हुआ, फंडामेंटल मतलब ये है एटम सब चीज में उपस्थित है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें एटम ना हो। ऑल द मेटल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम एटम, आप कह सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने और विचारा, चिंतन किया, थिंकिंग किया, पता लगा कि एटम इज इंडिवाइजिबल। वास्तव में जो एटम है वो ग्रीक वर्ड एटोमियो से लिया गया है। एटोमियो मीन्स होता ही अनकटेबल या इंडिवाइजिबल भी आप बोल सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ एटम को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। जो मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पढ़ा रहा हूं। तो और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोई भी एलिमेंट, याद रहे, वो सेम टाइप ऑफ द एटम से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एलिमेंट, यह हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इसके जो एटम है वो सेम टाइप के होंगे। मैं मानता हूं इसका जो एक, भाई कोई भी एलिमेंट हजारों लाखों अरबों एटम से मिलकर बना होता है। इन्होंने कहा जो एटम होगा वो सेम टाइप, मान लेते हैं हाइड्रोजन का एटम ए है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन एलिमेंट है वो ए टाइप की एटम से मिलकर बना होता है। ओके। इसी तरह इन्होंने कहा कि चूंकि 118 एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि 118 प्रकार के एटम होते हैं। तो इनके कहने का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम्स, बट वन एलिमेंट आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट्स। इट मीन सपोज दैट मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन एलिमेंट, इसके भी एक ऑक्सीजन एलिमेंट भी सेम टाइप ऑफ द एटम से ही मिलकर बना होगा।
बट ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो हाइड्रोजन के एटम से डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। ओके, अब इन्होंने और क्या क्या बताया, इन्होंने कहा जो भी एटम है किसी भी रिएक्शन में एटम ना तो खत्म होता है ना तो बनता है, केवल ये अपना रूप चेंज करता है। इट मींस द एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दे कैन चेंज देयर फॉर्म। अब फॉर्म मतलब क्या होगा मैं आपको बताऊंगा कि एटम छोटा हो सकता है किसी रिएक्शन में, बड़ा हो सकता है, ये भी आप समय के साथ सीखेंगे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। इन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम आगे देखते हैं तो क्या पता चला कि कुछ भाई साइंटिस्ट थे। अब देखिए एक साइंटिस्ट थे फैराडे, ये क्या कर रहे थे, ये गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गैस से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी उस पे काम कर रहे थे। जूलियस फॉल्कर ये भी यही काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार क्या देखा फैराडे ने कि इबोनाइट रॉड होता है, इबोनाइट रॉड, जब उसे सिल्क पे रब किया जाता है, सिल्क पे रब करते हैं तो इनको कुछ मतलब उसे डिफरेंट नजर आया। वो डिफरेंट क्या था, जैसे जनरली हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, पेन को हेयर से रगड़ लेते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते थे तो वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता था। सेम उनके साथ भी ऐसा हुआ, इनके साथ भी ऐसा हुआ। तो और इन्होंने देखा क्या कि जो इबोनाइट रॉड को जब सिल्क से रगड़ते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट फिनोमिनन देखने को मिला। साथ ही साथ कुछ उसी समय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आ गए थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो पगला गए हों, जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाए, ढेर सारा पैसा आ जाए उसके पास और पगला आ जाए और ऐसे पैसा गड्डी गड्डी फेंकने लगे तो सिर्फ लोग कहते हैं पगला गए हो का। तो वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये पगला गया था। पगला क्या गया था, ये बेवजह रेज निकाल रहा था, रेडिएशंस निकाल रहा था। अब लोग चौंक गए, अरे ये क्या हो रहा है, इसके अंदर एनर्जी का, भाई रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट है, डाल्टन ने कहा कोई एलिमेंट एटम से मिलकर बना होगा। तो देखा गया रेडियो एक्टिव एटम एनर्जी लॉस कर रहा है अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में। अब आप समझिए जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब तक अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में जानकारी आ चुकी थी थोड़ी बहुत। तो अभी लोग सोचने लगे कि एटम के अंदर कुछ है तभी तो रेज निकल रही है। अब ये लोग परेशान हो गए। तब क्या किए, उसी में एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स, उनके भी रह नहीं गया। उन्होंने क्या किया, एक कांच की बेलनाकार ट्यूब बना दी, सिलिंड्रिकल ट्यूब। ही मेड ए सिलिंड्रिकल ट्यूब। अब आप समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को किसने बनाया, विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल कांच की ट्यूब बनाई। ठीक, अब फैराडे और जूलियस फॉल्कर इसी पे स्टडी कर रहे थे, गैस डाल के इसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे थे। बस इसी में एक साइंटिस्ट आ गए, जे थॉमसन। जे थॉमसन, कहानी समझे रही है, ठीक है। एक दिन ये चर्च में बैठे थे तो कुछ वहां पादरी लोग आपस में, बारिश होने लगी, अचानक जो है बिजली आसमान से गिर रही थी। तो पादरी लोग कहे भैया ये सब ईश्वर का खेल है, बिजली जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो जे थॉमसन भाई चूंकि साइंटिस्ट थे तो उनके मन में बात आई कि नहीं क्यों प्रयास किया जाए। तो ये भी जो विलियम क्रूक्स, याद रखिएगा इस कांच की जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है इसको विलियम क्रूक्स ने बनाया, विलियम क्रूक्स। अब जे थॉमसन ने इस पे अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ये कहे कि चलिए बिजली प्रोड्यूस किया जाए आर्टिफिशियली। भाई वहां चर्च में बात हो रही थी, जिनको साइंटिस्ट थे जिनका काम ही था सोचना विचारना काम करना। तो ये अपना क्या किए, और उसी दौरान जो है जो ये आपके फैराडे और जूलियस फॉल्कर भी काम कर रहे थे। तो इन्होंने जे थॉमसन ने क्या किया, इसमें दो मेटल पीसेस सेट किए, मेटल पीसेस, और उसको हाई वोल्टेज से इन्होंने जोड़ दिया, हाई वोल्टेज से, आई थिंक 10,000 वोल्ट, हाई फाई कंट्रोल्ड है भाई, समझ लीजिए 10,000 वोल्ट मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो इन्होंने जोड़ के देखा, ये मेटल रॉड है,
अब चूंकि ये बैटरी की निगेटिव पिन से जुड़ा है तो इस रॉड को मैं बोलूंगा निगेटिव एंड या कैथोड, इसको बोलूंगा एनोड। अच्छा, अब इस बर्तन में क्या हुआ, इस कांच में जो सिलिंड्रिकल कांच का बर्तन है इसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, जैसे थॉमसन भी, जूलियस बेकर भी। तो पहले तो इसमें ढेर सारी गैस लिए तो कुछ विशेष इनको नहीं मिला, फिर उन्होंने क्या किया, सभी गैसों को निकाल दिया एक वैक्यूम पंप के द्वारा। ये आपका वैक्यूम पंप है, इसके द्वारा जो भी एयर था सब निकाल दिए। फिर इसमें कुछ हल्की गैस जैसे इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन गैस इसमें, वो भी बहुत कम मात्रा में लिए, मतलब आप कह सकते हैं आई थिंक 1 2 3 मोल ले लिए, बाकी सबको निकाल के बाहर कर दिए। अच्छा, ये तुरंत ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ कि पता लगा तुरंत सिलिंड्रिकल ट्यूब लिए कांच की और उसके बाद तुरंत जैसे थॉमसन बैठे बैटरी लगाए गए तो चमक आ गया, ऐसे नहीं हुआ, काफी समय लगा, इसमें 2-4 साल का समय लगा। तो अब आप समझिए, जब इसमें फिर जे थॉमसन ने देखा क्या कि जब इसमें हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिक्सचर आप नहीं लेंगे क्योंकि मिक्सचर लेने पे अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, तो बहुत कम मात्रा में लिया गया, तो जाहिर सी बात है कम मात्रा होगा तो प्रेशर भी कम होगा, तो हम आपको कह सकते हैं वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, आई थिंक 10⁻³ mmHg टू 10⁻⁶ mmHg प्रेशर लिया गया। फिर क्या हुआ, अब आप समझिए, थॉमसन साहब क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, करंट, बिजली, उसी पे काम कर रहे थे। फिर इन्होंने देखा क्या, यहां से कुछ इधर कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती हैं, आप समझिएगा, जो कि दिखाई नहीं पड़ती हैं। कैसे, तो पता है क्यों, देखे कैसे, मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, और वो जाके कहा, आप समझिएगा। फिर इन्होंने क्या किया, जो एनोड था इसको थोड़ा सा एनोड रॉड को इसमें छेद कर दिए, भाई अगर छेद ना करते तो एनोड से टकरा जाती। छेद करने के बाद जो ये कांच का जो ये एनोड के पीछे वाला हिस्सा, इन्होंने इस पे जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, जिंक सल्फाइड का। ये क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई, जैसे आप रेडियम का नाम सुनोगे, अगर लाइट कहीं पड़े और वह पदार्थ चमकने लगे तो वो पदार्थ या तो फ्लोरोसेंट होगा या फास्फोरेसेंट होगा। फ्लोरोसेंट मटेरियल वह होता है जब तक लाइट डालते तब तक चमकता है, और फास्फोरेसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है, देखिएगा फास्फोरेसेंट भी लगे हाथ समझ लीजिएगा, फास्फोरेसेंट मटेरियल ऐसा होता है कि इस पर लाइट डालेंगे तब तक तो चमकेगा ही, और लाइट सोर्स हटा लेने के बाद भी कुछ देर तक चमकता रहता है। तो इन्होंने देखा क्या, इस पर नहीं, ठीक है, इस पर यहां पर जिंक सल्फाइड पर इनको कुछ स्पॉट्स, ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दिए। तो ये लोग सोचने लगे कि भैया कुछ तो है जो यहां से जा रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, तो इन्होंने इस पर अपने एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाने का प्रयास किया। अब देखिए, फिर इन्होंने कहा क्या कि जो ये ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ ये हुआ सामने से कोई रेज आ रही है जो मुझे नहीं दिख रही है, और वही ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर रही है। फिर इन्होंने और क्या क्या किया, अब फिर इन्होंने देखा क्या, यहाँ रास्ते में एक बहुत लाइट वेटेड व्हील रख दिए, स्मॉल लाइट वेटेड व्हील रख दिए, इस तरह से कुछ, और देखा क्या कि ये व्हील घूम गया। इसका मतलब रास्ते में जो कुछ आ रहा उसके पास मास है, एनर्जी है। तो ये भी प्रूव हुआ कि जो भी रेज निकल रही उसमें मास है, उसमें एनर्जी है। भाई मास है तो एनर्जी है, बराबर MC² के अकॉर्डिंग। अब जाहिर सी बात है, अगर एनर्जी है तो वो भी मेजर किया गया, इसको घुमा दे रहा तो मैकेनिकल एनर्जी भी आप कह सकते हैं, मैकेनिकल वर्क हो रहा था। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ द रेज हैव द काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इसमें क्या किया गया, फिर इस पिन व्हील को हटा दिया गया, स्मॉल व्हील को, एक्सपेरिमेंट के दौरान। फिर इसमें गोल्ड फॉयल रखा गया, मेटल एक गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल देखा गया कि ये गोल्ड फॉयल हीट हो गया। इसका मतलब इससे भी प्रूव हुआ कि इसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है।
फिर क्या किया गया और देखते जाइए कहानी। फिर इसके बाद इस पे निगेटिव इंड और पॉजिटिव इंड लगा दिया गया, माने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। तो देखा गया क्या, जो ये रेज निकल रही हैं ये पॉजिटिव इंड की तरफ मुड़ जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, such type of the rays are made up of from negatively charged particles। मतलब जो ये रेज हैं वो कहीं न कहीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब जे थॉमसन ने इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दे दिया नेगाट्रॉन। क्या नाम दिया, नेगाट्रॉन। नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल इज कॉल्ड एज नेगाट्रॉन। बट एक साइंटिस्ट आए स्टोने, कहीं अरे साहब अभी क्या नाम उल्टा पुल्टा दे रहे हैं। स्टोने ने कहा कि मैं इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखना चाहता हूं। तो कोई बात नहीं, सब लोग सहर्ष स्वीकार कर लिए। अब कहानी अभी यही रुकती नहीं भाई। जे थॉमसन ने अपना काम कर दिया, इन्होंने चमक उत्पन्न कर दी भाई। जिस लिए काम कर रहे थे उसका ये सक्सेसफुल रहे, पीछे चमक इन्होंने उत्पन्न करा दिया। ठीक, तो अब भाई सब पादरी लोग भी कहे वाह भाई जे थॉमसन, आज से आपका नाम सर जे थॉमसन हो जाएगा, क्योंकि आपने जो कहा उसको आपने करके दिखाया। तब से जो थॉमसन साहब थे उनका नाम क्या हो गया, सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन, याद रहे। अब और क्या क्या हुआ इसके कॉन्सेप्ट में जरा देखिए। जो टीवी हमारी पहले, अब तो भाई देखिए एलईडी टीवी आ रही है, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन पहले जो टीवी आती थी उसमें पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। अब इस पूरे सिस्टम को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, या इसे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब। पहले मैं इसको मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाते रहें। अब आप देखिए, इसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, या इसे आप कैथोड रे ट्यूब भी बोल सकते हैं। देखिए जो टीवी में ट्यूब लगी होती है वो डिस्चार्ज ट्यूब ही होती है। उसमें भी क्या होता है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जो टीवी की स्क्रीन होती है उस पे क्या होता है, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है, पीछे से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उस पे जाके पड़ते हैं, रेज पड़ती हैं। भाई ये रेज देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, इनको कैथोड रेज कहा गया। ठीक, तो उसी आधार पर टीवी चलना शुरू हो जाती है। अगर आप देखें तो अब ये प्रश्न ये उठता है, ये क्या ये कैथोड से निकलती है? नहीं, इस बात को आप समझिएगा, ये कैथोड रेज कैथोड से नहीं निकलती हैं, बट कैथोड रेज प्रोडक्शन का कारण कैथोड है। कैसे है जरा देखिए। जब मैं इसको हाई वोल्टेज देता हूं, चूंकि जो मेटल है जाहिर सी बात है, मेटल आर द मेटल मेड अप ऑफ द ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन से दैट द मेटल्स कम्स ऑन द अर्थ फॉर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। भाई मेटल जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए पैदा हुई हैं, मान सकते हो इसको। तो जब हाई वोल्टेज में लगाता हूं तो मेटल्स क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब जो यहाँ मैंने बर्तन में हाइड्रोजन गैस लिया है, उस पर ये इलेक्ट्रॉन पड़ेगा ध्यान से पड़ेगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है तुरंत क्या करता है, बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाएगा, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब आदमी की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आदमी पगला जाता है। कैसे भाई, भी किसी के पास अचानक 2-4 करोड़ रुपए आ जाए, पगला नहीं रहेगा, पगला जाएगा। तो वहीं से आप समझिए, इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, ये आयन में कन्वर्ट होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल 4th में केमिकल बॉन्डिंग में, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये कहिए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पड़ने पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है, एक ही लॉस करता है। तो एक तो मैंने दिया, उसको टकराया, एक और लॉस किया, तो देखा जाए कई इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन। इस सिस्टम में क्या था, मैंने मेटल का 1 इलेक्ट्रॉन डाला, हाइड्रोजन गैस पे मिला कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल से 10-20 इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, 50 इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, 10 डबल इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ढेर सारे निकलने लगते हैं, ये क्या है, चूंकि निगेटिवली चार्ज है, भागना शुरू करते हैं, किधर, एनोड, चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, उधर भागते हैं, सब सन भागते हैं ग्रुप में। और जब कोई भी पार्टिकल एक ग्रुप में भागने लगता है, दैट विल बी रेज। अब ये भाग के जाके पीछे टकराते हैं, धाए चमक दिखाई पड़ती है, ठीक है। फिर अब चूंकि प्रोसेस शुरू हो गया,
अब लगातार आयोनाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रॉन का निकलना आयोनाइजेशन है। लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लगातार टकरा रहे हैं, चमक आपको दिखाई दे रही है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, कैथोड ने शुरू किया प्रोसेस। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन गैस ना लेता तो ये क्या प्रोसेस देखने को मिलता, नो नो नो। इट मींस द कैथोड रेज आर liberated from the ionization of the gases. It should be remembered you that the cathode rays does not liberated from the cathode. There are some confusion in the case of such phenomenon. Some students suppose to that such radiations liberated from the cathode, but this is not right. The cathode rays are liberated from the ionization of the gases present in the discharge tube. Okay, you should remember it and write down the all things written on the whiteboard. Please take the screenshot. Okay. तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज इस तरह से हो गई कैथोड रे से, तो हम ये भी कह सकते हैं कैथोड रे से डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो चुका, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जरा आप समझिए, याद रहे कि ये जो कैथोड रेज है हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में चलती है। स्ट्रेट फॉर्म में कैसे, इसी डिस्चार्ज ट्यूब में जे थॉमसन ने क्या किया कि यहाँ कोई मैटर रख दिया तो देखा क्या कि पीछे जस्ट पीछे छाया बन जा रही थी। इसका मतलब कोई सामने से ही रेज आ रही है। इट मींस द कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट फॉर्म। एंड सेकंड थिंग, इट शुड बी आल्सो रिमेंबर्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज does not depend upon the nature of the cathode or nature of the gas. It should be remembered. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज does not depends upon nature of कैथोड और गैस। याद रहे, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ गैस के नेचर पर कैथोड पे डिपेंड। इसका मतलब यही हुआ कि एवरी मैटर हैव इलेक्ट्रॉन। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। चूंकि इलेक्ट्रॉन किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बताऊंगा E/m रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो जब मैं बताऊंगा, ये कैथोड रेज के, ये इसके मेटल रॉड जो कैथोड मैंने लिया था उस पे या गैस पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस एवरीथिंग मैटर हैव द इलेक्ट्रॉन। इट मींस वी कैन से दैट एटम इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, something other are the fundamental particle of the atom. One thing is the electron, because electrons are present everywhere. Where the matter, there will be electrons. Okay? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे E/m डिटरमाइन किया जाएगा। E/m हेडिंग डाल सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ E/m। पहले इसको नोट कर लें। थैंक यू। जे थॉमसन ने कैसे चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया, जरा इसको भी समझ लें। फिर से इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, थोड़ा सा इस बार डिफरेंट रहेगा। यहाँ हो गया आपका कैथोड, यहाँ हो गया आपका एनोड, और यहाँ हो गए जो स्क्रीन जो कि जिंक सल्फाइड की बनी थी। ठीक है, फिर अब आप जरा समझिएगा इस बात को। इन्होंने क्या किया, फिर वही चीज कैथोड, ये आपका कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, ये आपका एनोड है पॉजिटिवली चार्ज। इसको इन्होंने फिर हाई वोल्टेज पे जोड़ दिया, ओके, प्लस माइनस। फिर इन्होंने देखा क्या, कैथोड से रेज निकल रही। मान लीजिए वो कैथोड से रेज निकली कहाँ, मानता हूं पॉइंट बी पर गई, सीधे चूंकि चलती है कैथोड रेज। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण अब जाहिर सी बात है जो ये कैथोड रेज थोड़ा सा डेविएट कर जाती हैं, सीधे अब नहीं जाएंगी। तो मान लीजिए कि नेगेटिव है तो ये थोड़ा सा डेविएट करके इस पॉइंट पे पड़ने लगी। आप समझिएगा इस बात को। पॉइंट इसको मैं सी मान लेता हूं। फिर इन्होंने क्या किया,
इसी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मैं मान लेता हूं नॉर्थ पोल साउथ पोल। याद रहे जो भी कैथोड रेज जा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाना है। तो फिर जे थॉमसन ने देखा कि इस बार थोड़ा सा फिर डेविएट कर दें और मान लेते हैं पॉइंट ए पे डेविएट कर दें। देखिएगा अब फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा बैलेंस किया कि जिससे जो रेज है डिफ्लेक्शन ना हो, ना ए पे जाए ना सी पे जाए, सीधे बी पे जाए। तो इन्होंने ऐसा मैनेज किया और मैनेज करने के बाद इन्होंने क्या किया, E अपान एम कैलकुलेट कर लिया और उसकी वैल्यू कितनी आई 1.75 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। अब उस दौरान इन्होंने देखा क्या, जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, डिफ्लेक्शन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा था। डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज का मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। देखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, जितना ज्यादा आप फील्ड अप्लाई करते उतने ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद डिफ्लेक्शन और किसके प्रोपोर्शनल है, डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट द पार्टिकल्स। और एक चीज आप समझ लीजिएगा कि तीसरा पॉइंट इन्होंने देखा क्या, जो मास ऑफ पार्टिकल है उसके डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। जाहिर सी बात है अगर मास ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, अगर पार्टिकल पर चार्ज ज्यादा होगा तो क्योंकि मैंने जो ये प्लेट्स लगाई है ये भी चार्ज है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो याद रहे डिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, बट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से इन्होंने ई अपान एम का मान कैलकुलेट कर लिया। और साइंटिस्ट मुलिकन, इसको समझ ले, ई अपान एम कैलकुलेट हो गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट है मुलिकन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखेंगे। मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया और वो चार्ज कैसे निकाला, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, उसको कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज कैलकुलेट किया इसी मेथड से, और वैल्यू आई -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। याद रहे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसको यूनिट चार्ज ही मान लिया जाता, -1 भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी आधार पर फिर जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, E अपान E बाई एम को मुलिकन ने डिवाइड किया तो कितना 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और ये E बाई एम का मान कितना 1.75 इंटू 10 टू पावर 11, ये कूलम होता चार्ज, कूलम पर केजी। तो जो वैल्यू आई 9.10 इंटू 10 टू पावर -31 केजी, ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में इतना ही मैटर। ओके, थैंक यू सो मच।